दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है 12 मॉन्कीज। चूंकि एक टाइम ट्रेवल मूवी है और थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, तो हो सकता है कि आपने ये मूवी देखी हो लेकिन आपको ये समझ नहीं आई हो। मोटे तौर पे देखा जाए तो इस मूवी की कहानी भविष्य की है, जब एक डेडली वायरस की वजह से दुनिया में 500 करोड़ लोग मारे जा चुके हैं और लाख कोशिशों के बाद भी वैज्ञानिक इस वायरस का एंटीडोट नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि ये वायरस 1996 में फैलना शुरू हुआ था, जिससे वैज्ञानिकों के पास इस डेडली वायरस के मूल स्वरूप के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। चूंकि इस वायरस ने धरती की लगभग संपूर्ण मानव जाति का सर्वनाश कर दिया है, लेकिन फिर भी कई लोग बचे हुए हैं जिन्हें इस वायरस से बचने के लिए मजबूरन अंडरग्राउंड बेसिस में रहना पड़ता है। लगभग 40 वर्षों के बाद भी वैज्ञानिक इस वायरस का क्योर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि ये वायरस कोरोना वायरस की ही तरह अपनी स्टेट चेंज करते रहता है, या ये कहें कि बदलते समय के साथ इस खतरनाक वायरस में बदलाव आता रहता है, जिसकी वजह से लाख कोशिशों के बाद भी वैज्ञानिक इस वायरस का क्योर नहीं बना पा रहे हैं। मूवी में 2035 का समय दिखाया गया है, जब वैज्ञानिक इस वायरस का एंटीडोट तो नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने एक टाइम मशीन को बना दिया है। इसी टाइम मशीन के जरिए वो कोल नाम के एक कैदी को 1996 में भेजते हैं, जब ये वायरस फैलना शुरू हुआ था। इस वायरस के बारे में जानने लायक एक बात ये भी है कि ये वायरस प्राकृतिक नहीं था, यानी किसी इंसान ने जानबूझकर बनाया था और फिर इसे पूरी दुनिया में फैला दिया। लेकिन अब तक किसी को भी ये नहीं पता कि इस वायरस को बनाया किसने। वैज्ञानिक जब कोल को 1996 में भेजते हैं तो उनका मकसद उस वायरस को फैलने से रोकना नहीं था, क्योंकि वो प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स से अच्छी तरह से वाकिफ थे, यानी कि उन्हें पता था कि वो उस वायरस को फैलने से कभी रोक ही नहीं सकते, क्योंकि किसी न किसी तरह से वो वायरस फैली जाएगा। सीधे तौर पे कहे तो हम पास्ट में हुई घटनाओं को अपनी लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बदल सकते, बल्कि अपनी हर कोशिश में हम यही पाएंगे कि हम खुद उस घटना को होने में मदद कर रहे हैं। तो वैज्ञानिकों का प्लान यही था कि कोल 1996 में जाकर उस वायरस की प्राइमरी स्टेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करे और फिर 2035 के वैज्ञानिकों को बताए, ताकि वैज्ञानिक उस वायरस का क्योर बना पाए। चूंकि वैज्ञानिकों को इस वायरस के प्राइमरी स्टेट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन उनके पास एक रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज होता है जिसमें भी काफी स्टैटिक साउंड होती है, लेकिन उस मैसेज में बार बार 12 मॉन्कीज का जिक्र हो रहा है, जिससे आज के वैज्ञानिकों को लगता है कि इस वायरस को हो न हो 1996 में 12 मॉन्कीज नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने फैलाया है। कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि एक एयरपोर्ट पे होता है। तभी वो यहाँ पे एक बहुत ही दर्दनाक हादसा होते हुए देख लेता है। दरअसल वो देखता है कि एक शख्स जिसने की हाथ में एक गन पकड़ी हुई है और वो यहाँ पर किसी से बचकर भागने की कोशिश कर रहा है कि तभी पीछे से पुलिस उसको शूट कर देती है, जिससे वो शख्स वहीं पे ढेर हो जाता है। और इस शख्स के पास हमें एक लड़की को भी रोते हुए दिखाया जाता है, जो कि शायद से उसकी प्रेमिका है। एयरपोर्ट पे घटी इस घटना को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये हमारे आगे काम आएगा। एयरपोर्ट पे घटी यही घटना कोल के सपने में बार बार आती है। अब 2035 में वैज्ञानिक टाइम मशीन बना चुके हैं और अब कोल नाम के कैदी को टाइम मशीन के जरिए 1996 में भेजने की तैयारी शुरू हो जाती है। आपको यहाँ पर बता दें कि वैज्ञानिक कोल नाम के ही कैदी को इस काम के लिए इसलिए चुनते हैं, क्योंकि कोल की एक खासियत यह है कि वो जो भी कुछ देखता या सुनता है उसे वो बहुत ही अच्छे तरीके से याद रहता है। साथ ही वो हर छोटी सी छोटी चीज को भी नोटिस करता है, जो कि एक आम आदमी नहीं कर पाता। टाइम मशीन से 1996 में भेजने से पहले वैज्ञानिक उसे एक टेलीफोन नंबर देते हैं, जिससे वो 1996 में जाकर भी 2035 के वैज्ञानिकों से टेलीफोन के जरिए बात कर सकता है, जो भी जानकारी उसे वहां पर मिले। साथ ही वैज्ञानिक उसे आश्वासन देते हैं कि अगर वो उस वायरस के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने में कामयाब हुआ तो वो उसकी बाकी सजा भी माफ कर देंगे। अब वैज्ञानिक कोल को टाइम मशीन के जरिए 1996 में भेज देते हैं, लेकिन किसी एनोमली या मेल फंक्शन में गड़बड़ी की वजह से कोल 1996 में ना पहुंचकर 1990 के समय में पहुंच जाता है, या ये कहें कि टेलीपोर्ट हो जाता है। अभी वैज्ञानिकों को ये नहीं पता है कि कोल कॉन्फ़िगर किए गए 1996 की बजाय 1990 के समय में पहुंच गया है। अब 1990 में आते ही कोल का पुलिस वालों के साथ लफड़ा हो जाता है, जिसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन फिर कोल के अजीब बिहेवियर को देख पुलिस वाले उसे पागल समझते हैं, क्योंकि कोल बार बार उन्हें भविष्य में फैले उस वायरस के बारे में बता रहा होता है। वो उन्हें कहता है कि वो भविष्य से यहाँ पर उस वायरस का पता करने आया है, जिसने कि भविष्य में लगभग संपूर्ण मानव जाति का सर्वनाश कर दिया है।
पुलिस वाले जब उसकी इस तरह की बातें सुनते हैं तो वो बिना देर किए कोल को पागल समझ उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। और यहीं पर कोल की मुलाकात जेफरी नाम के एक व्यक्ति से होती है जो कि दिमाग से पूरी तरह हिला हुआ है। इन मेंटल लोगों की देखभाल एक फीमेल डॉक्टर करती है जिसका नाम कैथरीन होता है और यही डॉक्टर कोल का भी इलाज करेगी। यहीं पे कोल जब कैथरीन से पूछता है कि ये कौन सा साल चल रहा है तो कैथरीन उसे बताती है कि ये 1990 है। कोल कैथरीन को भी वही सब बताता है कि किस तरह से 1997 में एक वायरस से 500 करोड़ लोग से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और वो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर से यहाँ पे आया है ताकि वो उस वायरस के मूल स्वरूप के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाए। अब कैथरीन जब कोल किस तरह की बातें सुनती है तो उसे लगता है कि कोल सच में एक पागल है, इसीलिए वो उसे ट्रीट करने की कोशिश करती है। लेकिन कोल उसे बताता है कि वो पागल नहीं है बल्कि उसे सच में 2035 से वैज्ञानिकों ने यहाँ पर भेजा है। कोल कैथरीन को बताता है कि वो बस एक नंबर पे कॉल करना चाहता है जिससे वो सब कुछ सही साबित कर सकता है। बाद में कोल कुछ पल जेफरी के साथ बिताता है जो कि इंसानों की इस दुनिया से नफरत करता है क्योंकि उसे लगता है कि इंसान काफी निर्दयी और लालची होता जा रहा है और इंसानी हर समस्या की जड़ है। बाद में कोल से मेंटल हॉस्पिटल के दूसरे डॉक्टर पूछताछ करते हैं लेकिन वो भी कोल को पागल समझते हैं क्योंकि कोल उन्हें भी वही सब बता रहा है कि भविष्य में एक वायरस से लगभग संपूर्ण मानव जाति का विनाश हो जाएगा और उस वायरस का क्योर वैज्ञानिकों को नहीं मिल रहा है तो उसे ही टाइम मशीन के जरिए 1996 में भेजा जाना था, लेकिन मशीन में गड़बड़ी की वजह से वो 1990 के समय में आ गया है। कोई भी उसकी इस बात का यकीन नहीं करता, लेकिन कोल उन्हें कहता है कि वो बस एक फोन कॉल करना चाहता है जिसके बाद सारा सच उनके सामने आ जाएगा। डॉक्टर्स उसे इसके लिए अलाउ भी कर देते हैं और कोल वो नंबर डायल करने लगता है जो कि 2035 से वैज्ञानिकों ने उसे दिया था। कोल जब उस नंबर पे फोन कॉल करता है तो वो फोन कॉल 2035 के वैज्ञानिकों को नहीं बल्कि किसी और ही को लग जाता है जिनका इन सब से दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो दरअसल जो नंबर वैज्ञानिकों ने कोल को दिया था उस नंबर को उन्होंने 1996 के लिए कॉन्फ़िगर किया था। चूंकि कोल 1996 के बजाय 1990 के समय में पहुंच गया है तो वो कॉन्फ़िगर किया गया नंबर अभी किसी आम पब्लिक के पास होता है, जिससे कोल अपनी इस बात को साबित नहीं कर पाता कि वो एक टाइम ट्रैवलर है और भविष्य से यहाँ पे आया है। इसी वजह से डॉक्टर कोल के बिहेवियर को देख उसे पागल समझ उसके हाथ पैर बांध एक बड़े से कमरे में बंद कर देते हैं, जहां से कुछ देर बाद वैज्ञानिक उसे वापस 2035 में खींच लेते हैं। और कैथरीन और बाकी डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं कि कोल कैसे बंद कमरे से गायब हो गया। 2035 में आने के बाद वैज्ञानिक कोल से उस वायरस के बारे में पूछताछ करते हैं कि क्या उसने उस वायरस को लेके कोई जानकारी इकट्ठा की या नहीं, जिसपे कोल उन्हें बताता है कि उन्होंने उसे 1996 में नहीं बल्कि 1990 के समय में भेज दिया था, जिसकी वजह से वो उस वायरस के बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाया क्योंकि 1990 के समय में इस वायरस के बारे में किसी को पता नहीं था। वैज्ञानिक कोल को कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं जिन पे उन्हें उस डेडली वायरस को फैलाने का शक होता है। कोल जब ध्यान से उन फोटोग्राफ्स को देखता है तो वो एक फोटो में जेफरी को पहचान लेता है जो कि तब उसे पागल खाने में मिला था। वो वैज्ञानिकों को जेफरी के बारे में बताता है और इसके बाद वैज्ञानिक कोल को एक और साइन दिखाते हैं जो कि 12 मॉन्कीज का होता है और आज के लोगों को भी यही लगता है कि इस वायरस को फैलाने के पीछे इसी 12 मॉन्कीज नाम की ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। तो वैज्ञानिक कोल से पूछते हैं कि क्या उसने उस साइन को 1990 में किसी जगह पे देखा, तो कोल इस पे भी मना करता है, जिसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन 1990 तक अस्तित्व में नहीं थी। सारी जानकारी सुनने के बाद वैज्ञानिक कोल को फिर से 1996 में भेजने की तैयारी करते हैं, लेकिन फिर से एक और बार टाइम मशीन में ग्लिच के कारण वो 1996 की बजाय पहले वर्ल्ड वॉर के समय में आ जाता है। कोल को कुछ भी नहीं पता कि ये कौन सी जगह है कि तभी इसी बीच कुछ सैनिक कोल के ऊपर फायर कर देते हैं, जिससे कोल को भी एक गोली लग जाती है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है कि तभी यहाँ पे टाइम मशीन अपना काम करती है और अब वो सही समय यानी 1996 में पहुंच जाता है जहाँ पर वैज्ञानिक उसे भेजना चाह रहे थे। इस समय हमें कैथरीन को दिखाया जाता है जो कि आज के समय में एक बहुत ही फेमस राइटर बन चुकी है और वो पागलपन के ऊपर एक बुक भी पब्लिश कर चुकी है। कैथरीन जब बाहर अपनी कार के पास आती है तो उसकी कार की बैक सीट में बैठा कोल उसे किडनैप कर लेता है और उसे खुद को कार से फिलाडेल्फिया ले जाने को कहता है। डर के मारे कैथरीन फिलाडेल्फिया चलने के लिए तैयार हो जाती है। चूंकि कैथरीन जेम्स कोल को 6 साल पहले 1990 में मिल चुकी थी तो वो उसे पहचान जाती है।
कोल को पता होता है कि 12 मॉन्कीज नाम की ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर फिलाडेल्फिया में है, तो वो फिलाडेल्फिया में जाकर उस वायरस के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकता है। इधर अब कैथरीन के लापता होने की खबर पूरी जगह फैल जाती है और सबको लगता है कि कोल ने ही उसे किडनैप किया है। कोल फिलाडेल्फिया के रास्ते में 12 मॉन्कीज का साइन भी देखता है, जिसे वो कैथरीन को भी बताता है। कैथरीन अभी भी कोल को एक मानसिक रोगी ही समझती है और उसे कोल की कोई भी बात पल्ले नहीं पड़ती। बाद में कोल 12 मॉन्कीज के एक शॉप पे जाता है, जहाँ पर उसे 12 मॉन्कीज ऑर्गेनाइजेशन के 3 मेंबर मिलते हैं, जिनको वो सीधे गन पॉइंट पे ले लेता है। जिसके बाद वो वर्कर्स उसे 12 मॉन्कीज ऑर्गेनाइजेशन के हेड जेफरी गोइन्स के बारे में बताते हैं, जिसको सुन कोल और कैथरीन दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। यानी कि 12 मॉन्कीज का हेड और कोई नहीं बल्कि वही सरफिरा जेफरी गोइन्स है, जिसे कोल 1990 में पागल खाने में मिला था और तब वो भी कैथरीन की ही देखरेख में था। यानी कि उस डेडली वायरस को फैलाने के पीछे जेफरी गोइन्स का ही हाथ था। अब इसके बाद जेम्स कोल जेफरी को ढूंढने निकल पड़ता है। कोल के पैर में अभी भी वही गोली होती है जो कि उसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लग गई थी, जब वो मशीनी ग्लिच के कारण 1914 के समय में पहुंच गया था। कैथरीन को जब ये पता लगता है तो वो कोल के पैर का ट्रीटमेंट करती है और उसके पैर से उस गोली को निकाल देती है। कैथरीन का कोल के प्रति एक दया का भाव होता है और वो कोल को कहती है कि उसे पुलिस के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन कोल उल्टा उसे गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देता है और जेफरी से अकेले मुलाकात करने जाता है। जेफरी जब कोल को मिलता है तो वो कोल को पहले एक अजनबी की तरह मिलता है और कोल को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन जैसे ही कोल उसके सामने 12 मॉन्कीज का नाम लेता है तो जेफरी के चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल जाते हैं। यहाँ पे कोल उसे समझाता है कि वो उसके वायरस बनाने के काम में कोई भी बाधा डालने नहीं आया हुआ है, क्योंकि वो भविष्य से यहाँ पर समय यात्रा करके आया है, तो वो किसी भी तरह से उसे नहीं रोक सकता जो कि आगे होने वाला है, या ये कहें कि जो उसके लिए ऑलरेडी हो चुका है। वो बस यहाँ पे एक ही मकसद से आया हुआ है, जो कि है कि वो उस वायरस के मूल स्वरूप के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। जेफरी की बातों से हमें लगता है कि उसे उस वायरस को बनाने का आइडिया कोल से ही मिला था, जब कोल ने उसे 1990 में उस डेडली वायरस के बारे में बात की थी। दरअसल जब कोल 1990 में पागल खाने में था तो उसने वहाँ पर टीवी पर इंसानों का जीवों पर अत्याचार का एक वीडियो देखा और तब उसने जेफरी के सामने ये बात कही थी कि इंसान ही असल समस्या की जड़ है, क्योंकि इंसान जीव जंतुओं को बेरहमी से मारता है। कोल ने तब गुस्से में इस बात का भी जिक्र किया था कि कितना अच्छा होता है कि एक वायरस सारे इंसानों का सर्वनाश कर दे। कोल ने जब ये बात जेफरी को बोली तो उसे पहली बार वायरस बनाने का आइडिया आया था, क्योंकि जेफरी को भी जीव जंतुओं से काफी लगाव था। जिसके बाद उसने ये बात अपने पिता को बताई, जो कि एक वायरोलॉजिस्ट है, और फिर उन्होंने ये बात अपने लैब असिस्टेंट डॉक्टर पीटर को बताई होगी, जिसने कि इस वायरस को बनाने का काम शुरू किया। कोल को ये तो साफ हो जाता है कि उस वायरस को फैलाने के पीछे जेफरी का ही हाथ है, लेकिन कई बार पूछने पर भी जब जेफरी उस वायरस के बारे में उसे कुछ नहीं बताता तो कोल उस पर हमला कर देता है। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स कोल के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन कोल यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद कोल कैथरीन को गाड़ी की डिग्गी से बाहर निकाल देता है। बाहर आते ही कैथरीन कोल की धुलाई कर देती है और कोल को कहती है कि वो पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दे। वो कोल को बताती है कि वो जो भी कुछ उस वायरस और समय यात्रा के बारे में कहता है वो सब उसका एक भ्रम मात्र है और कोई भी इंसान मानव जाति का विनाश नहीं कर सकता। इसी पल यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जो कि कोल को एक किडनैपर समझती है, क्योंकि न्यूज में कई दिन से कैथरीन के किडनैप होने की खबर चर्चाओं में थी और पुलिस का सारा शक कोल के ऊपर था। पुलिस कोल को पकड़ती कि तभी कैथरीन पुलिस को रोक देती है और उन्हें कहती है कि वो कोल को ना मारे, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो कोल फिर से एक और बार रहस्यमय तरीके से यहाँ से गायब हो जाता है। पुलिस कोल को जंगल में भी ढूंढती है, लेकिन कोल उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता, क्योंकि जेम्स कोल को वैज्ञानिकों ने दोबारा से 2035 में वापस खींच लिया होता है, जहाँ पे कोल वैज्ञानिकों को सारी जानकारी देता है, जिससे खुश होकर वैज्ञानिक उसके काम के लिए उसे शाबाशी भी देते हैं और उसकी सारी सजा माफ कर देते हैं। वहीं 1996 में अब कैथरीन को दिखाया जाता है, जो कि कोल को लेके काफी परेशान होती है, क्योंकि 1990 में भी कोल एक बंद कमरे से रहस्यमय ढंग से गायब हुआ था और अभी अभी कोल उसके सामने से ही गायब हुआ था। इसीलिए उसे अब कहीं ना कहीं लगता है कि कोल सच में एक टाइम ट्रेवलर ना हो। इसीलिए उसने कोल के पैर पे लगी गोली को निकालने के बाद उसे इंस्पेक्शन के लिए भेज दिया था, जहां से उसे अब एक कॉल आता है, जो कि उसे बताते हैं कि जो गोली उसने जांच के लिए दी थी वो सन 1920 के पहले की समय की है। ये जानकर कैथरीन को अब धक्का लगता है, लेकिन अभी भी उसे पूरी तरह विश्वास नहीं होता कि कोल एक टाइम ट्रेवलर है।
तो वो पहले वर्ल्ड वॉर की तस्वीरें देखने लगती है कि तभी उसे एक फोटो में कोल भी नजर आ जाता है और अब वो पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है और अब जाके उसे यकीन हो जाता है कि जो भी कुछ कोल ने उसे बताया वो सब कुछ सही कह रहा था। यानी कि इंसानियत के ऊपर अब सच में एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने वाला है और कोल एक मानसिक रोगी नहीं बल्कि सच में एक समय यात्री है। कैथरीन को पता है कि अब 500 करोड़ लोग मारे जाने वाले हैं। क्योंकि कैथरीन को भी बस कोल से इतना ही पता है कि कोल 12 मॉन्कीज को वायरस फैलाने का जिम्मेदार मानता है, तो वो 12 मॉन्कीज के हेड यानी कि जेफरी के पिता से कॉल पर उस वायरस के बारे में बात करती है। लेकिन आश्चर्य ये जान के होता है कि जेफरी के पिता को उस वायरस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, तो वो कैथरीन की इस तरह की बातें मजाक में लेते हैं। कैथरीन कहती है कि उनका बेटा लैब में उस वायरस को चुराने आएगा जो कि भविष्य में मानव जाति के विनाश का कारण बनेगा। इस पे जेफरी के पिता बताते हैं कि पहले तो उसने कोई वायरस नहीं बनाया और दूसरी बात है कि जेफरी लैब में किसी भी तरह एक्सेस नहीं कर सकता। ये सब बातें जेफरी के पिता का असिस्टेंट डॉक्टर पीटर भी सुन रहा होता है। 2035 में वैज्ञानिक फिर से कोल को 1996 में भेजते हैं, जहां पे कैथरीन किसी तरीके से कोल को ढूंढ लेती है और उसे बताती है कि उसे अब उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास है। वो कोल से वही टेलीफोन नंबर मांगती है जो कि वैज्ञानिकों ने कोल को दिया था, जिस नंबर से कोल डायरेक्ट 1996 से 2035 के वैज्ञानिकों से बात कर सकता है। कोल कैथरीन को नंबर देता है, जिसके बाद टेलीफोन बूथ में जाके वो उस नंबर पे कॉल करती है और 12 मंकीज के बारे में 2035 के वैज्ञानिकों को मैसेज सेंड कर देती है। इधर बार बार टाइम ट्रेवल करके कोल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया होता है और उसे लगता है कि 500 करोड़ लोगों की मौत वायरस और वो वैज्ञानिक उसका सिर्फ एक इल्यूजन मात्र है। इसीलिए वो अब पुलिस के सामने सरेंडर तो करना चाहता है, लेकिन कैथरीन अब उसे ऐसा नहीं करने देती। साथ ही कोल यहाँ पे अपना दांत तोड़कर वो ट्रैकिंग डिवाइस भी निकाल देता है जिससे वैज्ञानिक उससे ट्रैक न कर पाए। कोल और कैथरीन अब किसी तरह जेफरी तक पहुंचना चाहते हैं ताकि वो उस वायरस के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाएं। लेकिन तभी इन्हें खबर मिलती है कि जेफरी ने अपने पिता को किडनैप कर लिया है, जिससे अब कोल और कैथरीन पूरी तरह निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जेफरी अब तक उस वायरस को फैला चुका होगा। इसीलिए ये दोनों कार में बैठ शहर छोड़कर जाने लगते हैं। लेकिन अपनी कैब ड्राइवर से इनको पता लगता है कि 12 मॉन्कीज ऑर्गेनाइजेशन का मकसद और कुछ नहीं बल्कि मात्र चिड़ियाघर में कैद जीव जंतुओं को छुड़ाना होता है। इसीलिए जेफरी ने अपने पिता को भी किडनैप किया ताकि लैब में मासूम जानवरों के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट ना हो। यानी कि दूर दूर तक जेफरी को उस वायरस से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो तो एक पशु प्रेमी होता है जो कि चिड़ियाघर से जीव जंतुओं को आजाद करना चाह रहा था। ये सब के बाद कोल और कैथरीन अपना रूप बदल लेते हैं ताकि पुलिस उनको ढूंढ ना पाए क्योंकि पुलिस कोल के पीछे पड़ी हुई है। कोल जब कैथरीन को उसके बदले हुए रूप में देखता है तो वो उससे कहता है कि वो इसी रूप में हर रोज उसके सपने में आती है। बाद में जब ये दोनों एयरपोर्ट पे होते हैं तो जेम्स कोल 2035 में वैज्ञानिकों से कॉल पे बात करता है और उन्हें बताता है कि वायरस को फैलाने के पीछे 12 मॉन्कीज का हाथ नहीं है बल्कि इसके पीछे कोई और ही है। कोल अब अपनी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे अब कैथरीन से प्यार हो गया होता है। इसीलिए वो वैज्ञानिकों को कहता है कि वो वापस नहीं आना चाहता और बाकी की जिंदगी वो यहीं पे बिताएगा। कोल यहाँ पे रहने का फैसला तो कर देता है, लेकिन इससे वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। दरअसल कोल 2035 से इस समय में टाइम ट्रेवल करके आया होता है, यानी कि ये समय काल कोल का नहीं होता। वैज्ञानिकों को डर होता है कि कहीं कोल इसी समय काल में रहकर कहीं इसी समय काल को इफेक्ट ना कर दे, जिससे और भी ज्यादा समस्याएं पैदा हो जाएंगी क्योंकि जेम्स कोल इस समय काल में एक छोटा बच्चा था। आप मान के चलिए कि इस समय काल में भी कोल और उसका बचपन का रूप एक साथ है। एयरपोर्ट पे हमें डॉक्टर जेफरी के असिस्टेंट डॉक्टर पीटर को दिखाया जाता है, जिसके पास एक छोटा सा सूटकेस है और वो 7 देशों की ट्रिप पे जा रहा है। मूवी का क्लाइमेक्स हमें यहाँ पे रिवील हो जाता है जब हमें डॉक्टर पीटर के डेस्टिनेशन का पता चलता है। दरअसल जिन 7 शहरों में डॉक्टर पीटर को जाना होता है उन्हीं 7 शहरों से वायरस का फैलना शुरू हुआ था। यानी कि वायरस को फैलाने के पीछे और कोई नहीं बल्कि जेफरी का लैब असिस्टेंट डॉक्टर पीटर होता है। कैथरीन को डॉक्टर पीटर पे शक भी हो जाता है क्योंकि वो उसके डेस्टिनेशंस के बारे में सुन लेती है। दूसरी तरफ वैज्ञानिक जेम्स कोल के एक साथी को 2035 से इस समय काल में भेज देते हैं, जिसको काम दिया गया है इस टाइमलाइन को मेंटेन रखने का क्योंकि कोल इसे अनस्टेबल बनाने वाला है। जेम्स कोल के ट्रैकिंग डिवाइस को हटाने के बाद भी वैज्ञानिकों ने उसके फोन कॉल के जरिए उसे ट्रैक किया था, जो कि तब उसने वैज्ञानिकों को 12 मॉन्कीज के संबंध में किया था।
उसका टाइम ट्रैवलर साथी उसे गन देता है जिसको जेम्स को लेने से मना कर देता है, लेकिन वो शख्स ये बोल के उसके हाथों में गन थमा देता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो कैथरीन को मार देगा, जिससे ना चाहकर भी कोल को गन पकड़नी पड़ती है। कैथरीन कोल के पास आती है और उसे डॉक्टर पीटर के पास उस वायरस के होने की जानकारी देती है, जिससे ये दोनों पीटर को एयरपोर्ट पे ढूंढने लगते हैं। कोल को डॉक्टर पीटर दिख जाता है और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। कोल डॉक्टर पीटर के पीछे ही होता है कि तभी पुलिस पीछे से कोल को शूट कर देती है, जिससे कि कोल वहीं पे गिर जाता है। कैथरीन जब ये देखती है तो वो कोल के पास आकर जोर जोर से रोने लगती है और ये सब कुछ एयरपोर्ट पे बच्चा कोल भी देख रहा होता है, यानी कि जेम्स कोल का एक रूप अपने दूसरे रूप को अपने सामने ही मरते हुए देखता है और इस तरह से टाइम ट्रैवलर जेम्स कोल का अंत हो जाता है। यहाँ पे जेम्स कोल का किसी तरह से अंत करना जरूरी हो गया था, क्योंकि उसके 1996 में 2 रूप यानी कि वो पास्ट को इफेक्ट कर सकता था। वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि जेम्स कोल पास्ट को इफेक्ट करे और फिर किसी तरह की गड़बड़ी हो। उनका मकसद तो मात्र उस वायरस की प्राइमरी स्टेट की जांच करना था। जेम्स कोल का बचपन अपनी जवानी को अपने सामने मरते हुए देखता है, यानी कि यही वो घटना है जो कि कोल के बचपन में एयरपोर्ट पे हुई थी, लेकिन तब उसे ये नहीं मालूम था कि ये उसका ही दूसरा रूप है और यही सपना जेम्स कोल को बार बार आता था। वैज्ञानिक कोल को खत्म करने के लिए उसके ही एक साथी को पास्ट में भेजते हैं, लेकिन एक खास प्लान के तहत। कोल का साथी अगर चाहता तो वो खुद कोल को मार सकता था, लेकिन चूंकि वो भी एक समय यात्री था तो वो भी पास्ट में जाकर उस समय काल को नहीं छेड़ सकता था। इसीलिए कोल को वैज्ञानिकों ने उसी समय काल की पुलिस से मरवाया। कहानी के अंत में 2035 के वैज्ञानिक डॉक्टर पीटर के पास अपनी एक महिला साइंटिस्ट को भेजते हैं, जो कि एरोप्लेन में डॉक्टर पीटर के बगल में बैठी हुई है और अब उसे किसी भी तरह डॉक्टर पीटर के सूटकेस में रखे वायरस को इंस्पेक्ट करना है। वो ऐसा कर पाती है या नहीं ये मूवी में नहीं दिखाया गया है। और इसी सीन के साथ इस कहानी का